वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सेट 3। ठीक है, सेट 1 2 कंप्लीट हो चुका है, बस अब सेट 3 बाकी है। तो बस फटाफट आप लोग देख लेंगे और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको सारा ये सब वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। देखिए धुरी शक्तियों में जो है ना, वो जर्मनी, इटली और जापान, यही देश जो है शामिल थे। ठीक है, उसके बाद स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक देते हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। देखिए स्लीपर मतलब सोना, तो ऐसे रोड मतलब ट्रेन का पटरी के पास आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है नीचे साइड में अंदर से, और उसके ऊपर पटरी होता है ना, तो इसी को स्लीपर कहते हैं। और ये जो है अब तो पहले लकड़ी का होता था, लेकिन अब है जो कि सीमेंटेड बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता रेखा गरीबी की मापने की एक रेखा है। ठीक है, यानी एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो समझना आपको इतना ही है, जिसको कंट्रोल में चावल मिलता है ना, लाल कार्ड पीला कार्ड होता है कौन, तो उसमें चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, वही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो चलिए देख लीजिए आंसर। तो केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाजों को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में गरीब वर्गों में वितरित करती है। ठीक है, गरीब लोगों को वो अनाज वितरण किया जाता है, इसी वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब फिफ्थ नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो ये गठन जो किया गया था वो 12 अक्टूबर 1933 को किया गया था। ठीक है, अब शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक है और 6 से 14 साल की उम्र की हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, वही शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून यानी मानसून तो जान रहे हैं, बरसात का सीजन। कमेंट करेंगे इस बार मानसून का सीजन कब आ रहा है, कब से मानसून झारखंड में प्रवेश करने वाला है। देखिए मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। कुछ ही दिन मानसून वर्षा होती है और फिर रुक जाती है। ठीक है, तो होता है ना एक बीच का समय कि मानसून होता है, बारिश होता है। अच्छा ये रिपीट हो गया है, बस एक ही लिखिएगा, नीचे का नहीं। ठीक है, तो मानसून होता है, बारिश होता है, फिर अचानक बीच में गर्मी पड़ने लगेगा और बारिश होना बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं क्या कहते हैं, मानसून में विराम कहते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें लिखना है नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। देखिए नात्सी लोग जो है ये यहूदियों से घृणा निम्न कारण से करते थे। पहला लिख सकते हैं, नात्सी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है। ठीक है, नस्ल में सबसे निम्न स्तर का नस्ल है और तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी को ही माना जाता था। ठीक है, अब उसके बाद लिख दीजिएगा, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। फिर जर्मन के अनुसार यहूदियों आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। ठीक है, यानी जो यहूदी लोग होते थे वो ज़्यादातर लोग हत्यारे होते थे और सूदखोर होते थे, इसीलिए ये जो है नात्सी लोग है जो कि जूइश यहूदी से नफरत करते थे। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा फिफ्थ नहीं, अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पे, 4 कर देना है आप लोगों को, 3 के बाद 4। यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धंधे या उधार देने का धंधा करते थे। ठीक है, व्यापार और धन का उधार देने का धंधा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, 2 कारण बताइए। 2 कारण आपको बताना है जिसके कारण औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ। तो देखिए औपनिवेशिक काल उस काल को कहेंगे जब अंग्रेज अपना यहाँ पे शासन किया करते थे। ठीक है, उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 2 कारण पूछा है, तो पहला देखिए, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। और दूसरा कि इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, भारत में जो भी चीज़ उपजाते थे, कच्चा माल फसल उपजाते थे और यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड, और वहाँ पे जा करके फैक्ट्री बना करके वही चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा दाम में बेच देते थे। ठीक है, फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन
कि शहरी क्षेत्रों में की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। ठीक है, यानी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ज़्यादा कैलोरी यानी ऊर्जा का ज़रूरत है, या वो भी बोलिए सब ज़्यादा खाना का ज़रूरत है। तो देखिए आंसर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। तो जानते ही हैं शहर के लोग तो उतने शारीरिक कार्य करते नहीं, ऑफिस जाना यहाँ जाना वही काम धंधा करना, तो उसमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत का जरूरत नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते खेती करते, तो इसमें शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ठीक है। अब 11th नंबर देखिए, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होता है। यानी कोई आपदा आ जाएगा तो खाद्य सुरक्षा जो है, खाना पीना अनाज का संकट होता है, वो कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए वो निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होता है। पहला, तो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। ठीक है, जितना कुल उत्पादन होता है उनमें गिरावट आता है। बाढ़ के कारण तो फसल नहीं खराब हो जाता है। अब बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाता है या सूखा के कारण फसल होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह खाद्यान्न संकट आता है। तो खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। अब खाद्य कम है तो मूल्य तो बढ़ेगा ही। अब कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा महंगा तो खरीद नहीं पाते हैं। तो फिर व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकता है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगा तो भूखमरी बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा तो अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ेगा तो बहुत लोग मर सकता है। और यदि यही आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आ जाए और लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, मतलब अभी तो थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा मोड़ा बोल रहे हैं कि अगर यही अधिक बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा या बड़ा क्षेत्र में हो जाए, ठीक है, कि पूरा भारत का कोई एक दो चार जिला राज्य ऐसा है जिसमें पूरा अकाल पड़ गया, तो यही समस्या और लंबा समय तक रह जाए तो बहुत भयंकर भूखमरी और अकाल पड़ जाता है। ठीक है। अब आ जाइए 12 नंबर, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो क्या कारण है क्यों लोकतंत्र में चुनाव का जरूरत है। तो देखिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र होता क्या है कि हम लोग अपने तरफ से कोई प्रतिनिधि को चुनते हैं, खड़ा करते हैं, नेता बनाते हैं, और वो काम करता है हम लोगों के लिए। बाकी तो जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है, सब पैसा का खेल है। कहते हैं ना वो, सब पैसा का खेल है बाबू भैया, सब पैसा का खेल। बस वही हाल यहाँ पे है। दूसरा देखिए, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी चुनाव होगा तभी तो लोकतंत्र कहलाएगा, लोग चुनेंगे, इसलिए चुनाव होना जरूरी है। फिर लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोकतंत्र है तो चुनाव होना चाहिए। फिर चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदलते हैं। ठीक है, अगर सरकार अच्छी नहीं है तो हम फिर अगले चुनाव में उसको बदल सकते हैं। फिर चुनाव से हमें सही और मनपसंद प्रतिनिधियों और सरकार चुन सकते हैं। तो चुनाव के कारण ही हम लोग अपने सही प्रतिनिधि को चुन पाते हैं, मनपसंद प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं, उसे चुनते हैं। ठीक है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, ये बताना है 30 नंबर। तो मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दी गई है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार, और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। ठीक है, ये सब है, इसी को कहते हैं मानव अधिकार। अब आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्षों का नाम लिखें। तो देखिए ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायात यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पेड़ है आपका, सगुन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। फिर बांस, साल, शीशम, चंदन, रवार, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, और यही पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब आ जाइए खंड स दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन मतलब 15 नंबर क्वेश्चन, कि वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। तो देखिए आप लोगों को आंसर जो लिखना है इसी तरह, वन संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसको जो लिखें ये पॉइंट बना दिए। ठीक है, 5 पॉइंट बना दिए, इसी 5 पॉइंट को आप डील कीजिए, थोड़ा सा लंबा करके लिखिए।
जैसे देखिए, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं। इसी को थोड़ा सा डील कर दीजिए कि वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग वनों की कटाई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इस कारण से अगर एक सख्त कानून रहेगा तो लोग नहीं काटेंगे वनों को। इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। फिर वृक्षारोपण, तो फिर लिख सकते हैं कि वृक्षारोपण के कारण हम लोग वन संरक्षण कर सकते हैं। हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी वन बढ़ेगा, वन क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह फिर पेड़ों को काटने पर रोक लगाना, तो पेड़ का काटने का रोक लगाने पर ही वन संरक्षण होगा, वन बचेगा। फिर चौथा लिख सकते हैं वनों को आग से बचाना। और पांचवा लिख दीजिए वनों को अधिक चराई से बचाना। बस ये 5 पॉइंट को थोड़ा लंबा सा डील कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब लिखिए 16, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। ठीक है, आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक गहरा संबंध होता है। तो देखिए, निर्धनता उन्मूलन होगा तभी देश का विकास होगा, यानी देश में अगर गरीबी खत्म होगा तभी वो देश विकास कर सकता है। अब देखिए आंसर, तो किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है। ठीक है, देश विकास करने लगेगा तो निर्धनता ऑटोमेटिक घटने लगेगा। विकास की उच्च दर में निर्धनता को कम करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है, और आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। अब आगे देखिए, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भोजन के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब 70 नंबर देखिए, भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। ठीक है, जो चुनाव प्रणाली है उसका घटक जो होता है उसी का वर्णन करना है। तो देखिए, पहले लिख दीजिएगा कि चुनाव की घोषणा सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा घोषणा किया जाता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव का डेट घोषणा करता है और दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है कि कैसे कैसे चुनाव करना है। फिर दूसरा लिख दीजिए कि नामांकन पत्र भरना, प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। तो पहले तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर में नामांकन पत्र भरा जाता है। अच्छा, ये लिखिएगा ना, जब आप ये आंसर लिखे चुनाव की घोषणा, ऐसे लेकर के एक एरो दे दीजिएगा, फिर ये आंसर लिखिए। फिर नामांकन पत्र, फिर एरो मतलब नामांकन पत्र भरना, फिर यहाँ से एक एरो दे के लिखिएगा कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है, उसी को नामांकन पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पत्र भरने के बाद चुनाव चिन्ह मिलता है। तो जिन प्रत्याशियों का जाँच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर की घोषणा पत्र जारी करना। तो प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की घोषणा करती है ना। हर कोई पार्टी अपना अपना पूरा वादा लेकर के आता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम विकास करेंगे, बस वही हो गया घोषणा पत्र। चलिए, फिर चुनाव आयोग क्या करते हैं, सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, सब प्रचार प्रसार खूब करते हैं। मतदान होता है, फिर देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया है वह चुनाव या मतदान केंद्र में आकर अपना मत देते हैं। फिर लास्ट में मत का गणना होगा, फिर मत का गणना हो जाएगा, उसके बाद परिणाम का घोषणा हो जाता है। ठीक है, तो आपका इतना सारा जो है आपका चुनाव प्रणाली का घटक है। लास्ट में घोषणा हो जाता है कौन जीता कौन हारा। अब आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को क्या क्या प्रभावित करता है, तो निम्नलिखित है। फर्स्ट, तापमान। तापमान कैसे प्रभावित करते हैं, देखिए, पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते हैं और इसी तरह उच्च तापमान में से भी पौधे मुरझा सकते हैं। तो पहला तापमान हो गया। दूसरा, वर्षा। तो यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा भी भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्षा भी हो गया। फिर तीसरा, मिट्टी। तो मिट्टी का प्रकार जो है उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। से भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती है। ठीक है, अब है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है। मतलब कैसा धरातल है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है,
वही हो गया धरातल का स्वरूप। तो उसी के आधार पे वनस्पति प्रभावित करता है। फिर लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश पौधे की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु यह आवश्यक है, यानी सूर्य का प्रकाश भी प्रॉपर बराबर तरह से पहुंचना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन वही मानचित्र से दिया गया है कि नेशनल पार्क को चिन्हित करें। यहाँ पे 3 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल, मानस और काजीरंगा। ठीक है, ये 3 आपका नेशनल पार्क है। इन लोगों को आपको मानचित्र पे दिखाना है। तो मैं ऑलरेडी इसको बनाया हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और बस मुझे आप लोग कमेंट करेंगे कि ये सब जो पार्क है वो कौन सा राज्य में पड़ता है। जैसे फर्स्ट हम लोग खोजते हैं सिमलीपाल, तो सिमलीपाल आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, ये है सिमलीपाल। ठीक है, सेकेंड आपका है मानस, है ना, मानस। मानस कहाँ है, मानस को ढूंढिए, मानस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर में है आपका काजीरंगा। अब काजीरंगा को ढूंढिए, काजीरंगा कहाँ पे है, देखिए यहीं आपको मिल जाएगा, ये है काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस और सिमलीपाल तीनों यहाँ पे है। बस ये कौन कौन सा स्टेट में है ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे आपका सेट 3 सोशल साइंस भी कंप्लीट हो गया। तो बस फटाफट वीडियो को लाइक करें और सारे फ्रेंड लोगों को शेयर कर दें, और कमेंट जो करने के लिए बोले वो याद से कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।